हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। और इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और आई होप आपने देख भी लिया होगा, समझ लिया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को और एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कैसे यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और इसमें हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इस मेथड का यूज करते हुए हम अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं। तो 2x प्लस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, सी। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे के y लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेस दे के 1 लिखेंगे। इस मेथड को जनरली कहा जाता है 23-12 मेथड। 23-12 का ये मतलब होगा कि इस नंबर को याद रखेंगे 2 3 1 2। इसका ये मतलब होता है कि सेकंड प्लेस की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर थर्ड प्लेस की लिखेंगे, फिर फर्स्ट प्लेस की लिखेंगे और फिर से सेकंड प्लेस की वैल्यू लिखेंगे। ये सेकंड प्लेस की वैल्यू है क्या, ये एक्चुअली में कोफिशिएंट्स है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट प्लेस है, ये कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट 2 है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट 2 में क्या आएगा, सबसे पहले हम कोफिशिएंट 2 लिखते हैं, मतलब ये वैल्यू 5। तो पहले हमने 5 लिखा, फिर हम लिखेंगे माइनस 17, फिर हम लिखेंगे 2 और अंत में हम लिखेंगे फिर से 5। तो ये मेथड क्या हो गया, 2 3 1 2। इस तरह से इसको हम यहाँ पे नंबर्स को लिखते हैं। अब नीचे वाला लिख लें, 3 माइनस 14 5 और यहाँ पे हो गया फिर से 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एरो बनाएंगे, एरो ऊपर से नीचे बनाएंगे। पहले हम ये एरो हमने बना दिया, उसके बाद हम एरो नीचे से ऊपर बनाते हैं इस तरह से। जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो डिपिक्ट कर रहा है निगेटिव साइन। कैसे कर रहा है, सी। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, x अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू माइनस 14, तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस 14, माइनस साइन लगाते हैं, फिर 3 इंटू माइनस 17, 3 इंटू माइनस 17, ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब y भी निकालेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू y। y हो जाएगा माइनस 17 इंटू 5, इसके नीचे लिखेंगे माइनस 17 इंटू 5, अगेन माइनस साइन, फिर से हो जाएगा माइनस 14 इंटू 2, माइनस 14 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया, इज इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा। अब 1 के नीचे क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया, माइनस साइन लगाएंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि जब हम एरो निगेटिव से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद यहां पे क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सॉल्व करने के लिए ठीक है, यहां से लेते हैं इसे हम। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, सी, एक्स अपॉन, यहां पे 5 इंटू माइनस 14 हो जाएगा माइनस 70, यहां हो गया माइनस 70। उसके बाद नेक्स्ट है 17 इंटू 3 51 है, माइनस 51, तो माइनस माइनस होता है प्लस 51, यहां आ जाएगा प्लस 51, इज इक्वल टू वाई अपॉन, अब वाई में आते हैं, माइनस 17 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 85, और 14 इंटू 2 28, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 28, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 3 जा 6 एंड 5 5 जा 25, तो 6 माइनस 25 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन माइनस 70 प्लस 51, इसे सॉल्व कर लें तो यहां पे हो जाएगा 9 हो गया,
और ये हो जाएगा यहाँ पे -19 इज इक्वल टू वाई अपॉन, इसे सॉल्व कर लें, 7 हो गया, इट इज -57 और 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे -19। अब x की वैल्यू लेंगे, x अपॉन -19 को हम क्या करेंगे, 1 अपॉन -19 के बराबर इक्वेट करेंगे और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 अपॉन 19, ये -19 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहां से कैंसिल आउट हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हमें क्या आ गई, 1 आ गई। इधर y को ले लें एक बार, तो y अपॉन -57 इज इक्वल टू -1 अपॉन 19, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 19 इंटू -57, 19 1 जा 19 3 जा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो ये y की वैल्यू 3 हो जाती है यहाँ पे और x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। तो ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए, और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे ये जानना है कि हमारे जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का ये मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दे रहे हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का ये मतलब होता है कि हमारे इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक वैल्यू आए, उसका सॉल्यूशन आए। अगर उसके पास एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो हम कहेंगे इक्वेशन हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। हैविंग, यहां लिखेंगे हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आता है देन वी विल से दैट द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का ये मतलब हो गया कि हमारे इक्वेशन के पास कोई भी वैल्यू ना आए, हैविंग नो सॉल्यूशन एट ऑल, हैविंग नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक भी सॉल्यूशन आता है तो वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे किस तरह से करते हैं। सी तीन इसके पास हमारे क्या होते हैं, कैटेगरीज रहेंगी। पहला जो रहेगा वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि इक्वेशन के पास एटलीस्ट, इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन आना चाहिए, सिर्फ एक। तो एक सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरा अगर देखा जाए वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा हमारा होता है नो सॉल्यूशन। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें इस तरह से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या हमारे पास नो सॉल्यूशन है। उसके लिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। नाउ सी, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। हमने अपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है। और हमारे पास कोई दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पहली कंडीशन यहां पे दिखाते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन, तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब इसमें जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो इसकी लाइंस जो आएंगी, जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, इसकी जो लाइंस आती हैं वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। मतलब वो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी वहीं पे हमारा इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड हमारा केस होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें जो कंडीशन होती है वो रहेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारा तीनों होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। क्लियर है? तो ये हमारी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बाई A2। अब आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर है? देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें हमारा C वाला टर्म नहीं यूज हुआ है, बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारा C1 और C2 का टर्म भी यहां पे यूज हो रहा है। अब थर्ड इसकी जो कंडीशन आती है नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में जो कंडीशन होती है वो रहती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन रहेगी तो हमारा जो लाइंस क्या होती है उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में जो लाइन रहेंगी वो कोइंसिडेंट रहती हैं, उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का ये मतलब हो गया कि लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएंगी। हम आगे क्वेश्चंस इसको करवाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से कौन से सॉल्यूशन के थ्रू वो ग्राफ बन रहा है। और नो सॉल्यूशंस में जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल आती हैं ग्राफ में, और ये हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनका आपस में कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं कि रूट्स हमारे कैसे आ रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट भी करते हैं। जिसमें से हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो हमारा क्या हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन में एटलीस्ट उसका एक सॉल्यूशन आता ही, ये एक सॉल्यूशन ही आता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में उसके कई तरह के सॉल्यूशन आते हैं। तो कंसिस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है कि उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस यूनिक और इनफाइनाइट ये दोनों चले जाते हैं कंसिस्टेंट की कैटेगरी में, बिकॉज इनके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। पर नो सॉल्यूशन जो है ये चला जाता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में, बिकॉज इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, तो कंसिस्टेंट के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो करेगा या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन को फॉलो करेगा तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगा लें, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कैसे यूनिक सॉल्यूशन पे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा हुआ है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस show that the system of equations 4x plus 6y is equal to 7 and 12x plus 18y is equal to 21 has infinite many solutions, has infinite many solutions। तो ये हमें दिखाना है कि इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको याद होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन है वो क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमें यही दिखाना है। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है 4x प्लस 6y, कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो गया, इनफाइनाइट की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। A1 की वैल्यू क्या है, ये x के साथ जो वैल्यू है ये A है, y के साथ जो वैल्यू है ये B है, और ये C हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो A1 मतलब यहां हो गया 4 अपॉन ये A2 वैल्यू है 4 अपॉन 12
इज इक्वल टू, ये हो गया 6/18 इज इक्वल टू -7/-21। इसे हम सॉल्व करें, 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3। 6 1 जा एंड 6 3 जा, फिर से आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा एंड 7 3 जा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देख सकते हैं कि यह A1 इज इक्वल A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया कि इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा, जो लाइंस आएंगी वो कोइंसिडेंट आएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। तो इस तरह से इस इक्वेशन के पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, इससे और भी क्लियर होगा। यू कैन नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब किस तरह का क्वेश्चन मिलता है हमें सॉल्व करने को, सी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, find the value of k for which the linear equation has infinite many solutions, has infinite many solutions। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई इज इक्वल टू 5k माइनस 4। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, और यहां से क्या करना है हमें, यहां से हमें बताना है कि इसके पास k की वैल्यू हमें यहां पे सॉल्व करनी है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहला काम, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है यहां पे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y, इस 7 को ट्रांसफर कर देंगे, -7 इज इक्वल टू 0 हो गया। यस। उसके बाद k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई, और इस कांस्टेंट टर्म को फिर ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा, -4 का हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू यहां से चूज करते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या होती है, x के साथ ये कोफिशिएंट A1 हो गया, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। B1 क्या हो गया, ये हो गया y के साथ, तो B1 की वैल्यू हो गई -3 और C1 की वैल्यू हमारे पास हो गई -7। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू ये x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये पूरा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई k प्लस 1। B2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 2k, और C2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 माइनस 5k। साइन हमारा यहां पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये हमारे वैल्यूज हो गई। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन तो याद आ रही होगी, हमने भी पिछले क्वेश्चन में जस्ट किया भी है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्लियर है। अब वैल्यूज लेते हैं, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू k प्लस 1 है, तो हो जाएगा 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू B1/B2। तो B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू 1 माइनस 2 है, तो यहां से हो जाएगा -3/1 माइनस 2k इज इक्वल टू C1/C2। तो C1 की वैल्यू -7 है यहां पे, और C2 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 5k है।
और यहां से हमें क्या करना है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम पहले इस फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को आपस में इक्वेट करके यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 2/k+1 इज इक्वल टू -3/1 - 2k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 1 - 2k इज इक्वल टू -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k+1। सॉल्व करें तो 2 - 4k इज इक्वल टू हो गया -3k - 3। सॉल्व करना होगा तो इधर दिया है -4k, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा +3k इज इक्वल टू, इधर -3 है, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास -k इज इक्वल टू -5। दोनों साइड से माइनस कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो पहली बार में k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब सेकेंड और थर्ड को भी आपस में इक्वेट करते हैं। तो यहां दिया है -3/1 - 2k इज इक्वल टू -7/4 - 5k। क्रॉस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 - 5k से, इज इक्वल टू -7 से हमने मल्टीप्लाई किया 1 - 2k को। सॉल्व करेंगे इसे, इस पार्ट में सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा -12 + 15k, और इधर हो जाएगा -7 + 14k। फिर -12 है, इसको ट्रांसफर करेंगे +7 हो गया। इधर हमारे पास 14k है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -15k हो गया। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास -12 + 7, दैट विल बी योर -5 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा हमारे पास -k। कैंसिल आउट कर दिया, k की वैल्यू हमें यहां भी क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, दोनों में 5 मिल रही है। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, जहां पे हमें k की वैल्यू भी कैलकुलेट करने को मिलेगा। कंडीशंस चेंज कर देगा। अभी इनफाइनाइट पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, कंडीशन यहाँ पे कभी यूनिक सॉल्यूशन का भी दे देगा, नो सॉल्यूशन का भी दे देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इसके और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे कि अलग अलग कंडीशंस अगर वो चेंज कर दे तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उन कंडीशंस को लगा के। तो आई होप आज की जो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, और ये भी डिस्कस किया कि डिफरेंट कंडीशंस कैसे लगाते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके और भी क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे जो कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिर सबको यहाँ पे ओवर करते हैं क्लास, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।